हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स के सैनिक यह मैं आईसी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग एलटी ग्रेड एग्जाम 2026 के अंतर्गत ऑपरेशन बास्केटबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम संग्रह लेकर के आपके सामने आए हैं। और आज प्रैक्टिस सेट हमारा 32 यानी 32वां प्रैक्टिस सेट होगा। और इसमें एलटी ग्रेड प्री और मेंस एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। आप प्री के दृष्टिकोण से देखना चाहें तो प्री का एग्जाम दे सकते हैं, मेंस के भी दृष्टिकोण से देखना चाहें तो मेंस भी आपका क्लियर होगा। और एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस में बास्केटबॉल है, या हम कह सकते हैं बिहार बीपीएससी TR4 अगर आता है उसके लिए भी, राजस्थान पीटीआई के लिए, डीएसएसबी के लिए, यानी हर स्टेट के फिजिकल एजुकेशन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हम लेकर के आपके सामने आए हैं। तो जो हमारा है ऑपरेशन बास्केटबॉल, यानी बास्केटबॉल से रिलेटेड पूरी वीडियो इसमें आपको मिलेगा। समय न गंवाते हुए आज हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो बास्केटबॉल का जो शासी निकाय है वो उसका क्या नाम है। तो देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ, जिसको हम फीबा यानी हम कह सकते हैं इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब होती है, यानी इसकी स्थापना कब हुई तो 18 जून 1932 को हुई। और इसका मुख्यालय जो म्यूस स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष इसके शेख सऊद अली अल थानी है वर्तमान में। और उत्पत्ति वर्ष 1891। और इसके आविष्कारकर्ता कौन है तो हम देखते हैं आविष्कारक जो है डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ, जो स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में आपके द्वारा इसका मतलब समझिए कि आविष्कार हुआ था। और पहली बार ये खेला गया दिसंबर 1891 और स्प्रिंगफील्ड जो मैसाचुसेट्स और अमेरिका में स्थित है। तो इस तरह से हमने देखा कि बास्केटबॉल की स्थापना, उसके आविष्कारक और इसके संघ का क्या नाम थे। तो प्री के भी दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं और मेंस के भी दृष्टिकोण से देख सकते हैं। और आगे हम चलते हैं। पहले मैं पूरी तरह से स्थापना, यह भारत में बास्केटबॉल की स्थापना कब हुई उसका भी हम बात करेंगे। भारत में जो बास्केटबॉल का शासी निकाय है, प्रशासनिक स्तर पे जो उसका संगठन है उसका नाम है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना 1950, इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली, अध्यक्ष इसमें आधव अर्जुन जी हैं। तो इस तरह से ये भारत के संदर्भ में। और इसमें देखते हैं यह प्रथम भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप खेला गया है, यानी भारत में प्रथम राष्ट्रीय चैंपियनशिप कब खेला गया था तो 1934 में, वो भी नई दिल्ली में खेला गया था। और भारत में बास्केटबॉल लाने का जो श्रेय है टी डंकन पैटर्न को जाता है, क्योंकि आप कलकत्ता YMCA के कार्यवाहक महासचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत में बास्केटबॉल को लाने का जो श्रेय है वो टी डंकन पैटर्न जी हैं, जो अंग्रेज थे। और यहाँ भारत में YMCA कार्यवाहक के रूप में, महासचिव के रूप में काम आपने किया। तो आइए हम और आगे चलते हैं। इसमें से आप ऑब्जेक्टिव अपने हिसाब से बना सकते हैं, या अध्ययन कर रहेंगे तो आएगा तो आप ऑब्जेक्टिव का प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मेंस भी लिखने के लिए बहुत अच्छा मैटर है। अब देखते हैं भारतीय बास्केटबॉल टीम पुरुष और महिला दोनों की बात करते हैं। वो देखिए महासंघ फीबा, जिसको हम कह सकते हैं इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन में पहली बार शामिल हुआ, यानी हम कह सकते हैं भारतीय टीम पुरुष और महिला यानी फीबा में पहली बार कब शामिल हुआ तो 1936 में ये पुरुष शामिल हुआ। महिला की भी बात करते हैं। और ओलंपिक में शामिल हुए वर्ष 1980, भारत की मैं बात कर रहा हूँ, 1980 मॉस्को ओलंपिक में भारत का जो बास्केटबॉल टीम उसमें शामिल हुआ था। और ओलंपिक में शामिल महिला अभी तक नहीं है, यानी भारत की तरफ से अभी बास्केटबॉल में महिलाओं की प्रतिभागिता नहीं हुई है। और टीम का जो प्रदर्शन है, टीम ने अपने सभी 7 मैच हारे, टूर्नामेंट में अंतिम स्थान पे रहे। यानी जो ओलंपिक में हम शामिल हुए भारत 1980 मॉस्को में, उसमें सारे जो मैच हैं हम हार गए,
उसमें हमें किसी प्रकार का कोई मतलब पदक प्राप्त नहीं हुआ। अब बात करते हैं, देखिए पुरुष और महिला दोनों 1936 में शामिल हुए और ओलंपिक में भारत 1980 में। अब देखिए फीवा इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन एशिया कप में शामिल 26 बार, यानी हम एशिया कप में भारत का जो बास्केटबॉल की टीम है वो 26 बार शामिल हुआ है, लेकिन पदक अभी तक कोई पदक नहीं प्राप्त हुआ है। यानी बास्केटबॉल के क्षेत्र में एशिया ये जो फेडरेशन में भारत प्रतिभाग किया, लेकिन किसी प्रकार का कोई पदक आपके द्वारा नहीं प्राप्त हुआ। आइए हम और आगे डिटेल करते हैं। दक्षिणी एशियाई खेल पुरुष, भारत की बात करते हैं, यानी भारत दक्षिणी एशियाई खेल में जो पुरुष वर्ग में अभी तक 5 पदक प्राप्त हुआ है, 5 पदक। और स्वर्ण की बात करें 1987, 1991, 1995 और 2019, और रजत पदक की दृष्टिकोण से देखें तो 2010 में ये दक्षिण एशियाई खेल पुरुष वर्ग बास्केटबॉल में यह स्वर्ण पदक और ये रजत पदक। अब बात करते हैं दक्षिण एशियाई खेल में महिला, यानी भारत की महिला की मैं बात कर रहा हूं। भारत की महिला वर्ष 2019 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया बास्केटबॉल में। तो ये दक्षिण एशियाई खेल में पुरुष और महिला भारत के प्रतिभागियों की यह स्थिति रही। अब बात करते हैं आपका इसमें फीवा एशिया इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन एशिया की बात करते हैं। इसकी स्थापना 1960 में हुई है और मुख्यालय बेरूत लेबनान में है और सदस्यता 44 सदस्य संघ है। तो ये मैं बास्केटबॉल एशिया यानी फीवा एशिया की हमने बात की, इसकी स्थापना 1960 में हुई है। तो आप और आगे चलते हैं, चूंकि लंबा है, और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे इस जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने कराया है उसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पार्ट 1 और पार्ट 2 ये 2 पार्ट में है, और जो दोनों पार्ट की कीमत है आपको 80 रुपया है अगर पीडीएफ चाहिए तो, और 9450 पे आप इस बुक को मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है कॉल ना लगे, लेकिन आप एसएमएस करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। 80 रुपया बारकोड के द्वारा भुगतान आप करेंगे तो मैं तुरंत आपको पीडीएफ भेज दूंगा। और मैं आपको बता दूं कि मतलब प्रकाशन में गया है और प्रकाशन में छप भी गया है, उसमें करेक्शन के लिए हो सकता है कि हमारे पास 2-4 दिन में आ जाए और मैं देख लेता हूं, तो हो सकता है, मैं कह भी नहीं सकता हूं कि मतलब प्रकाशन से आ जाएगा तो मैं तुरंत सूचना दूंगा। तो ये दोनों बुक अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो 80 रुपया में प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें 2015 में बास्केटबॉल का जो स्टैंडर्ड नियम बना, 2015 में, ये बास्केटबॉल का 2015 नहीं है, 1915, देखिए मिस्टेक हो गया, 1915 में बास्केटबॉल का एक स्टैंडर्ड नियम बना और यह बास्केटबॉल का ओलंपिक में शामिल होने का इतिहास। उसके बाद इसका इतिहास क्या है, 1924 में पहली बार ओलंपिक खेल में बास्केटबॉल शामिल होता है, फिर 1928 में, 1932 में। बात जब आती है आधिकारिक तौर पर बास्केटबॉल ओलंपिक में कब शामिल होता है, 2 तरह के प्रश्न पूछा जा सकता है। यानी बास्केटबॉल प्रथम बार ओलंपिक में कब शामिल हुआ, तो स्वाभाविक है कि 1924 आप बता देंगे। लेकिन अगर आधिकारिक तौर पे पूछता है 24 भी ऑप्शन देगा, 36 भी ऑप्शन देगा, तो आप उत्तर में 26 देंगे। बर्लिन ओलंपिक में यह शामिल किया गया था आधिकारिक तौर पर यह 1936 में शामिल किया गया। और महिला बास्केटबॉल को 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया। यानी हम कह सकते हैं आधिकारिक तौर पे 1936 पुरुष वर्ग को और महिला को 1976 में शामिल किया गया। वैसे 24, 28 और 32 में गैर आधिकारिक तौर पे बास्केटबॉल को ओलंपिक में शामिल किया गया। और किस तरह से प्रश्न पूछता है, आप वहां पे अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे ताकि दोनों चीजें आपको यहाँ पे बता दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये प्रथम एशियाई खेल, यानी आप जान सकते हैं कि प्रथम एशियाई खेल 1951 और भारत के नई दिल्ली राजधानी में हुई थी। तो
तो उसी समय पहली बार बास्केटबॉल एशियाई खेल में 1951 में ही शामिल हुआ, लेकिन पुरुष वर्ग शामिल हुआ 1991 में। ये पहली बार पुरुष बास्केटबॉल को शामिल किया गया। और 1974 तेहरान ईरान में महिला बास्केटबॉल को पहली बार एशियाई खेलों में शामिल किया गया। यानी हम बात करते हैं कि एशियाई में महिलाओं को, तो ये आपका 1974 है, और पुरुष की बात करते हैं तो 1951 है। और प्रथम एशियाई खेल का भी शुभारंभ 1951 में हुआ था। बात करते हैं इसमें एबीसी, एशियन बास्केटबॉल कारपोरेशन, एक इसकी भी स्थापना एबीसी की स्थापना कब हुई, यानी इसका मतलब एशियन बास्केटबॉल कारपोरेशन, इसकी स्थापना 1960 मनीला में हुई थी। तो ये मैं आपको एक जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं वही बता रहा हूं, मैं कोच नहीं बना पा रहा हूं आपको। कोच बनना और बनाना एक अलग चीज है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं तैयारी करा रहा हूं। तो बात करते हैं यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट। बास्केटबॉल कोर्ट जो है, कोर्ट की जो लंबाई 28 मीटर, अगर हम फीट में देखें तो 91.86 फीट, चौड़ाई की बात करें 15 मीटर, और फीट की बात करें तो 49.21 फीट। रन ऑफ एरिया, अभी मैं आपको पिक इसका ग्राउंड भी दिखाऊंगा। जो रन ऑफ एरिया होता है वो 2 मीटर का होता है। देखिएगा कहीं पूछता है, हालांकि नई चीजें है नहीं, सब लोग इसको पढ़े ही होंगे। और मध्य लाइन से 15 सेंटीमीटर बाहर की ओर लाइन बनी रहती है, और मध्य लाइन पर एक 80 मीटर का अर्धव्यास, अगर हम पूरा वृत्त की बात करें तो 360 का अर्धव्यास, और व्यास बात करें 360। और बास्केटबॉल कोर्ट के छत की ऊंचाई 7 मीटर। अगर किसी हाल में बास्केटबॉल हो रही है तो हाल की जो ऊंचाई है 7 मीटर की होनी चाहिए। 7 मीटर का अगर हाल है, इंडोर गेम, पहली बात में इंडोर और आउटडोर दोनों गेम के अंदर आता है। प्रश्न आए बास्केटबॉल इंडोर गेम है कि आउटडोर गेम है, तो ये बास्केटबॉल इंडोर और आउटडोर दोनों में आता है। तो छत की ऊंचाई होती है ये 7 मीटर, अगर किसी हाल में हो रहा है कि इसकी ऊंचाई 7 मीटर है। और कोर्ट की जो रेखाओं की जो मोटाई है 5 सेंटीमीटर या 50 mm पूछता है कि इसकी रेखाओं की मोटाई कितनी होती है, तो 5 सेंटीमीटर या 50 mm। और आगे बात करते हैं, इसमें काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, और मैं कहूंगा कि पूरा वीडियो देखेंगे आपको मजा आएगा। देखिए ये जो व्हाइट लाइन दिख रहा है, ये आपका मतलब ये 28/15, ये व्हाइट वाला 28/15। ये जो रेड आपका देख रहे हैं यही 2 मीटर, ये इसको हम बोलते हैं रन ऑफ ऑफ, मतलब ये 2 मीटर का, मतलब चारों तरफ जो आपका 28/15 का जो ये कोर्ट है, उसके अतिरिक्त 2 मीटर का चारों तरफ एक मतलब लाइनिंग होती है, इसको हम रन अप बोलते हैं। हमने बताया कि जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन आप देख सकते हैं, ये सेंटर लाइन 15 सेंटीमीटर इधर भी और 15 सेंटीमीटर इधर भी मतलब बढ़ा हुआ होता है। और जो ये आपका साइड लाइन है, साइड लाइन आप देख सकते हैं, ये साइड लाइन से यहां पे आप एक थ्रो इन मतलब 8.325 मीटर का एक मार्क, यहां से इन लाइन से इधर 8.325 मीटर और 325 इसको थ्रो इन लाइन बोलते हैं। ये 15 सेंटीमीटर ये भी निकला होता है और 15 सेंटीमीटर ये भी निकला होता है सेंटर लाइन, तो इसको थ्रो इन लाइन कहते हैं। ये जो आपका है ये आप कह सकते हैं 180 या हम कह सकते हैं 360 का एक वृत्त होता है। ये आपको मतलब, और समय समय पे, और यहाँ पे हम सकते हैं टेबल जो बेंच है, यहाँ पे ऑफिशियल टेबल होता है, यहां से 5 मीटर, यानी सेंटर लाइन से 5 मीटर इधर और सेंटर लाइन से 5 मीटर इधर के बाद ऑफिशियल टेबल लगा होता है। और एक साइड मतलब इसी साइड में थ्रो इन लाइन का कट मार्क आपको देखने को मिलेगा, इधर नहीं, जिस साइड में टेबल होता है उसके अपोजिट थ्रो इन लाइन बना होता है। ये जो 15 सेंटीमीटर जो साइड लाइन से बाहर निकला हुआ
होता है जो रन ऑफ में आपको इंगित किया जाता है। और अभी मैं आपको अगर चलता हूं, ये मैं बताया बास्केटबॉल कोर्ट छत की ऊंचाई 7 मीटर होती है। और आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा इसमें ऑब्जेक्टिव में बना दें। बास्केटबॉल कोर्ट इंड लाइन और साइड लाइन के बीच का कोण कितना होता है? इंड लाइन मतलब ये हो गया और साइड लाइन इतना हो गया। तो मैं नहीं कर रहा हूं, आप जानकार नहीं है, जानते हैं, लेकिन एक बार मैं चाहता हूं कि मानस पटल से आपका गुजर जाए, जिससे आप समझ गए होंगे ये कोण कितना अंश का बनेगा। कितना अंश का बनेगा? तो 90 अंश का बनेगा। स्वाभाविक है, साइड लाइन इन लाइन के कोण भी समकोण बनेगा, जिसको 90 अंश बोलते हैं। यानी कोण का आकार आयताकार होता है, और कोण का आकार अगर बात करें तो आयताकार होता है। ये 28 और 15 मीटर आयताकार होता है, जिसमें सभी जो कोने जो है, जो परपेंडिकुलर यानी समकोण होते हैं, इससे कोट की लंबाई और चौड़ाई सटीक रहती है। तो बात करते हैं और आगे वो किस तरह से घुमा करके पूछे, एक चीजें हैं। अब रिस्ट्रिक्टेड क्षेत्र जो होता है, जिसको हम प्रतिबंधित क्षेत्र कहते हैं, ये प्रतिबंधित क्षेत्र क्या होता है इसमें देखें, ये 2008 के नए नियम के अनुसार ये 5.8 मीटर गुणे 4.9 मीटर कर दिया गया। अभी मैं आपको इसके डायग्राम में भी हम आपको बताएंगे, जो रिस्ट्रिक्टेड क्षेत्र होता है, जिसको प्रतिबंधित क्षेत्र कहते हैं, उसकी एरिया 5.8 मीटर गुणे 4.9 मीटर कर दिया गया। और इसके अंदर प्रतिबंधित खिलाड़ी 3 सेकंड से अधिक अपने पास गेंद नहीं रख सकता। यानी जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, जो अपोजिट खिलाड़ी है, उसके अंदर 3 सेकंड से अधिक अपने हाथ में वो बाल नहीं रह सकता। 3 सेकंड के अंदर बाल को पास कर देना है। अभी मैं दिखाऊंगा पिक के बता। बास्केटबॉल से फ्री थ्रो लाइन की दूरी 4.57 मीटर यानी 15 फीट। बास्केट से जो टोकरी होती है, यानी टोकरी से जो फ्री थ्रो की लाइन होती है, वो 4.57 मीटर यानी 15 फीट होती है। और जो नेचुरल जोन की लंबाई होती है 0.4 मीटर होती है, नेचुरल जोन। अभी मैं आपको देखता हूं, फिगर में आपको बताता हूं। देखिए इसमें जो फ्री थ्रो लाइन 4.57 मीटर, यह जो एनबीए और एनसीएए 15 फीट लगभग 4.5 सेंटीमीटर, इनके हिसाब से हमने बताया। और एनबीए जो, इसका मतलब नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, हो सकता है कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछते हैं। एनबीए का मतलब नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, और एनसीएए का मतलब हो गया नेशनल जो है कलेक्टिंग एथलेटिक्स एसोसिएशन, और ये फीवा इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन के हिसाब से 15.9 फीट लगभग 4.6 मीटर। यानी जो हम कह सकते हैं बास्केटबॉल से फ्री थ्रो लाइन की जो दूरी है, एनबीए और एनसीए के अनुसार 4.57 मीटर, लेकिन फीबा के अनुसार 4.6 मीटर। ये दोनों, अब वहां पे देख लीजिएगा वो क्या पूछता है और क्या उसको आपको उत्तर देना है। थोड़ा सा आप देख सकते हैं, देखिएगा ये क्या होता है। ये जो प्रतिबंधित क्षेत्र, रिस्ट्रिक्टेड क्षेत्र है, ये जो है जिसको हमने बताया कि आपका यह 4.9 मीटर इसकी चौड़ाई होती है, और ये आपका 5.8 मीटर ये लंबाई। ये देखिएगा ये होता है इंड लाइन से इसकी दूरी जितनी होती है। और यहां पे हमने बताया था नेचुरल जोन 0.4 मीटर, यही है नेचुरल जोन। यही नेचुरल जोन जो आपको काला सा दिख रहा है, हमने रेड कर दिया। यहां पे नेचुरल जोन, इसकी जो लंबाई होती है 0.4 मीटर। यानी हम कह सकते हैं यहां से इंड लाइन से एक कट ऑफ आपको मिलेगा 1.75 मीटर। उसके बाद आपको ये कट ऑफ मिलेगा 0.085 मीटर।
उसके बाद आपको नेचुरल जोन मिलेगा। ये नेचुरल जोन आपको 0.4 मीटर, उसके बाद इसके बाद आपको फिर से एक 0.85 मीटर और फिर से आपको 0.85 मीटर पे आपको ये कट आपको मार्क इसमें देखने को मिलेगा रिस्ट्रिकेटेड क्षेत्र में। मैं बताया आपको, मैं कोच नहीं बना रहा हूं, मैं आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ पॉइंट बता रहा हूं। अब बात करते हैं इंड लाइन से। अगर इंड लाइन से हम बात करें, अगर हम बात करें, पूछते हैं थ्रो लाइन की दूरी कितनी होती है इंड लाइन से, तो 5.8 मीटर। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये फ्री थ्रो एरिया है। ये जो एरिया है आपका फ्री थ्रो एरिया है। ये फ्री थ्रो एरिया है जो यहां से 1.80 की त्रिज्या से बना हुआ है, जो त्रिज्या से 1.80 मीटर की त्रिज्या से यह बना हुआ है। और यहां ये जो बास्केट की है, और ये थ्रो लाइन से बास्केट की जो दूरी हमने आपको बताया है, तो 4.57 यानी 4.57 या 4.6 मीटर बास्केट से ये थ्रो लाइन है। यहां से यहां के बीच ये थ्रो लाइन है। तो ये जो है एरिया फ्री थ्रो एरिया है। यहां से जब बास्केट करेगा तो उसका मतलब अलग होता है। यहां से अभी मैं आपको डिटेल बताता हूं। तो इतना हमने बताया। और देखिएगा, ये प्रतिद्वंदी खिलाड़ी के 30 सेकंड से अधिक अपने पास गेंद को वह नहीं रख सकता है। और आगे चलते हैं। अभी सेमी सर्कल वगैरह की मैं सारी बात करता हूं। यार देखें, नो चार्ज यानी सेमी सर्कल रिंग के फर्श पर जो परपेंडिकुलर जो पॉइंट से लेकर के 1.25 मीटर का एक अर्धवृत्त बनाया जाता है। परपेंडिकुलर पॉइंट से लेकर के 1.2, चलिए इधर है। और आगे पढ़ लेते, मैं अभी सारा चीज इसको दिखा। इस अर्धवृत्त के दोनों सिरों को बैकबोर्ड की सीधाई तक लाया जाता है, जिसकी लंबाई 3.75 मीटर की भी हो सकती है। यानी बोर्ड से उसकी जो लंबाई, जो परपेंडिकुलर जो पॉइंट्स है, उसकी लंबाई 0.375 मीटर ये पूछता है। मैं ऑब्जेक्टिव में भी उसको दिखाऊंगा। इस नो चार्ज यानी सेमी सर्कल में अंदर आकर बास्केट करने वाला खिलाड़ी, जो अगर रक्षात्मक खिलाड़ी जो डिफेंसिव प्लेयर होते हैं अनजाने में टकरा जाता है या हल्के फुल्के धक्का मारता है, तो किसी प्रकार सब प्रकार की छूट रहती है। मारता है तो क्या रहती है? छूट रहती है। उस पर कोई फाउल चार्ज नहीं किया जाता है। बात करते हैं, आइए यहां पे देखते हैं। ये देखिए, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बोर्ड है, यानी यहां से यहां के बीच की दूरी वो पूछता है। परपेंडिकुलर से और बैकबोर्ड से इसकी दूरी है तो 0.375 मीटर। यानी यहां से, अगर यहां से यहां की बात करें तो 0.375 मीटर। और इसका जो एक अर्धवृत्त बनाता है, अर्धवृत्त यहां से लेकर देखिए ये बोर्ड का लाइन है, और इसी के साइड तक यह 1.25 मीटर की त्रिज्या लेकर के वो बनाता है, जिसको नो चार्ज सेमी सर्कल कहते हैं। यानी इसके अंदर नो चार्ज सेमी सर्कल में अगर प्रतिबंधित खिलाड़ी, मतलब इस खिलाड़ी से टच कर जाता है, कहीं छू जाता है, थोड़ा बहुत घिस-पिट जाता है, तो वो छूट रहती है। उस पर किसी प्रकार का कोई फाउल चार्ज नहीं दिया जाता है। तो इसी को कहते हैं नो चार्ज सेमी सर्कल, जिसकी जो त्रिज्या होती है, नो चार्ज सेमी सर्कल की जो त्रिज्या होती है 1.25 मीटर होता है। और यहां से फ्री थ्रो करता है, यहां से, यानी जो फ्री थ्रो की एरिया होती है वो यहां से कर सकता है, यहां से कर सकता है। तो अभी मैं 3 पॉइंट, 2 पॉइंट और 1 पॉइंट का भी मैं जिक्र करता हूं। तो ये आप
आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो सेमी सर्कल है उसकी त्रिज्या 1.25 मीटर और ये बोर्ड से ये परपेंडिकुलर ये फर्श पे बना रहता है, जिसकी जो दूरी होती है ये होती है 0.375 मीटर। चलिए और आगे चलते हैं, क्योंकि काफी लंबा मैटर है तो मैं चाहता हूं कि आप समय देंगे तो एकदम फैक्ट सब कुछ समझ में आ जाएगा। बास्केटबॉल में जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो जिसको प्रतिबंधित क्षेत्र कहते हैं किस स्थान पर स्थित होता है, इस ऑप्शन के हिसाब से आप देखेंगे तो बास्केटबॉल के जो ठीक नीचे, बास्केटबॉल के वो टोकरी के नीचे ये आपका जो एरिया होता है, आप पूरा एरिया 5/8 × 4.9 का होता है जो हमने आपको बताया। ये देखिए पूरा एरिया, तो इसके नीचे में है ये, तो उसी को कहते हैं। फीबा नियमों के अनुसार बास्केटबॉल कोर्ट में नो चार्ज की त्रिज्या यानी रेडियस कितनी होती है, तो मैंने अभी बताया 1.25 मीटर। यही वाला ये वाला जो है सेमी सर्कल 1.25 मीटर, तो समझ में आ गया होगा। और आगे हम चलते हैं, इसको देखते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, चार्जिंग फाउल की सीमा निर्धारित करना। चार्जिंग फाउल की सीमा निर्धारित करना, ऑप्शन सी सही है। आप चलते हैं नेक्स्ट। बास्केटबॉल में जब खिलाड़ी शूट करता है तो गेंद की दिशा बैकबोर्ड से किस प्रकार के कोण पर टकराने पर सही रिबाउंड मिलती है, सही रिबाउंड मिलती है, तो ऑप्शन सी सही है। इसका उत्तर है आपका समकोण, इसका सही उत्तर है आपका समकोण है। देखते हैं बास्केटबॉल बोर्ड की जो बैकबोर्ड और फर्श फ्लोर के बीच का कोण लगभग 90 होता है, 90 अंश का होता है। तो समकोण का मतलब होता है 90 अंश। अगर इसमें कोण दे दिया होता तो 90 अंश, 90 अंश। क्लियर हो गए होंगे। बात करते हैं और आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो खेल की अवधि यानी बास्केटबॉल में जो समय की अवधि होती है वो 40 मिनट का होता है। यानी एक मैच की जो कुल समय अवधि होती है कितनी होती है, 40 मिनट की। 4 क्वार्टर में होता है, 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर। देखते हैं 1 2 3 4, समझने के लिए हमने बना दिया है। तो पहले और दूसरे हाफ के बीच में आपका 2 मिनट का ब्रेक इंटरवल मिलता है, 2 मिनट का। यानी जो फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर के बीच मैच होता है तो उसमें 2 मिनट का इंटरवल होता है। उसके बाद आपका 15 मिनट का इंटरवल होता है, उसके बाद फिर 2 मिनट का इंटरवल होता है। अगर पूछता है इंटरवल इंक्लूड यानी दौड़ करके टोटल समय कितना लगता है, जैसे मान लीजिए 40 तो दिया है, 40 और 2 2 44 और ये 15, यानी हम कह सकते हैं 44 और 15 कितना हो गया, तो 9 हो गया, 59 मिनट। अगर टोटल दे दिया कि बास्केटबॉल खेल की कुल अवधि कितनी होती है, 40 मिनट ऑप्शन से गायब कर दिया, 40 मिनट ऑप्शन गायब कर दिया, ये 65 मिनट दे दिया और क्लियर कर दिया 40 और 15 तो ये 55 मिनट दे दिया, 60 मिनट दे दिया, तो बड़ा हम कंफ्यूज होंगे। ओहो 59 तो कोई मिनट हो ही नहीं सकता, हम ऐसे क्या करें, या तो 60 पे लगाएं या तो 55 पे लगाएं। तो इसलिए हम नहीं कर रहे हैं कि वो किस तरह से पूछता है, हम सब पे पैनी नजर जब रखेंगे तो हम कहीं मिस नहीं होंगे। तो इस तरह से भी पूछ देता है, टोटल इंक्लूडेड, जिस तरह से खो खो में पूछ देता है, खो खो में भी बड़ा कंफ्यूज कर देता है। इसलिए जब हम सही जाने रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, बास्केटबॉल में निर्णायक, निर्णायक कितने होते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर ऐसे काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5, यानी टोटल निर्णायक होते हैं 5। एक रेफरी होता है, एक स्कोरर होता है, एक टाइम कीपर होता है, एक 24 सेकंड वाला ऑपरेटर होता है और एक सहायक स्कोरर होता है। ऐसे अगर पूछता है तो हम ऐसे बताएंगे, अगर संख्या के हिसाब से पूछता है तो हम संख्या के हिसाब से बता सकते हैं, 5 होते हैं। बाकी वह किस तरह से पूछता है वो मैं क्या बताऊं। देखिए बैकबोर्ड,
बैकबोर्ड, ये जो मेन जिसकी भूमिका होती है, इसकी लंबाई 1.80 मीटर, ये इसकी लंबाई 1.80 मीटर, और इसकी चौड़ाई अगर फीट में बात करें तो 6 फीट, और 1.05, अगर ये इसकी चौड़ाई बात करें 1.05 मीटर, अगर फीट की बात करें तो 3.5 फीट, ये वाली। और इसकी मोटाई की बात करें, मोटाई तो 3 सेंटीमीटर, यानी बोर्ड की मोटाई कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर होती है। और जो बॉर्डर पर बने आयताकार, ये देखिएगा इसमें एक और आयताकार बना हुआ है, इसमें एक बॉर्डर से यह आयताकार एक मतलब पेंटिंग होती है जिसको 59 गुणे 45, यानी ये 59 आपको सेंटीमीटर और ये आपका 45 सेंटीमीटर, यानी ये वाली 45 सेंटीमीटर, ये आपका 59 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें एक पूछता है कि जो बॉर्डर पर बने आयताकार जो मार्किंग होता है, वो मार्किंग जो है इनलाइन, बोर्ड की इनलाइन से कितना ऊपर होता है? तो 15 सेंटीमीटर होता है। जैसे ये आप देखेंगे, ये इनलाइन और ये एक है आपका, यानी यहां से यहां के बीच की दूरी क्या होगी? 15 सेंटीमीटर। निचले हिस्से से 15 सेंटीमीटर ऊपर होता है किसका? जो आयताकार मार्किंग होता है, जो 59/45 का होता है। एमएम में पूछ देता है तो 5900 और 4500 एमएम हो जाएगा, वहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस तरह से हमने देखा ये बोर्ड की जो एक मानक है। और आगे चलते हैं, समय कम है इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। रिंग, इस रिंग की बात किया जा रहा है, अब इस रिंग की बात किया जा रहा है जो लोहे या स्टील या हर तो कड़े धातु का बना होता है। रिंग का जो व्यास होता है वो 18 इंच, यानी ये जो व्यास होता है वो 18 इंच, जिसको हम 45.7 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। सेंटीमीटर में पूछता है तो 45.7 सेंटीमीटर। और रिंग की जो मोटाई होती है वो 2 सेंटीमीटर। ये जो मोटा आप देख रहे हैं इसकी मोटाई जो होती है 2 सेंटीमीटर होती है। और रिंग में जो 12 लूप लगे होते हैं, लूप जो छल्ले, यहाँ पे देखेंगे ये लूप, ये लूप, ये लूप, इसमें ये लूप, जिसमें आपकी नेट को यानी जाल को फंसाया जाता है। पूछता है कि कितने रिंग में कितने लूप होते हैं? तो ये 12 लूप होते हैं। यानी ये जो इस तरह का बना है इसकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। यानी रिंग में 12 लूप लगा होता है, उसी में जो नेट है आपका फंसा रहता है। अब बात करते हैं, रिंग जो है बैकबोर्ड से 15 सेंटीमीटर आगे होता है। ये देखिएगा यही बैकबोर्ड है, इसी बैकबोर्ड में इसको कसा गया है, मतलब पिन अप किया गया है। इसकी जो दूरी होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है। यानी बैकबोर्ड से रिंग की जो दूरी होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे जो वृत्ताकार के रूप में होता है, आप जान ही सकते हैं, एक वृत्त के रूप में गोल सा है। और नेट की जो लंबाई, ये देखिएगा, ये नेट की जो लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर होती है। नेट की लंबाई, जो जाल की जो लंबाई होती है उसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर होती है। तो मुझे लगा कि आपको जो रिंग है वो रिंग से संबंधित जो प्रश्न है वो आपका ये पूरा हो गया। इसमें मतलब काफी चीजें हमने आपको बताने का प्रयास किया। अब ये ऑब्जेक्टिव में किस तरह से ये लेता है, थोड़ा सा बात करते हैं। बास्केटबॉल रिंग की फर्श से ऊंचाई, ये देखिए ये रिंग है और ये आपका क्या है? ये फर्श है। तो ऊंचाई हमने बताया 3.05 यानी 10 फीट, 3.05 यानी 10 फीट। ये यानी बास्केटबॉल में जो फर्श से रिंग की ऊंचाई होती है तो 3.05। बहुत बच्चे, हमने बीच में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला था कंफ्यूज से, उसमें मतलब कई तरह का कमेंट आया था, लेकिन जो सही है वही है 3.05 यानी 10 फीट। अब बात करते हैं कि बास्केटबॉल बैकबोर्ड का निचला भाग, ये देखिएगा ये रिंग है ना, ये बोर्ड, ये वाले जो बोर्ड, अब इस बोर्ड से फर्श की ऊंचाई क्या होती है? 2.90 मीटर। यानी बैकबोर्ड के निचला भाग से फर्श की ऊंचाई क्या होती है? तो 2.90 मीटर होती है।
और एक चीज और है कि इस पोल से ये जो बैक बोर्ड है ये 1.20 कहीं कहीं आपको 1.22 भी देखने को मिलेगा, लेकिन अधिकतर हमने देखा 1.20 मीटर, यानी ये जो है ना ये 1.2 मीटर यानी इससे आगे की तरफ निकला हुआ होता है। तो हमें लग रहा कि इस पोल और बोर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनना था ऐसे बन सकता है। इसको ऑब्जेक्टिव में मैं बनाता तो थोड़ा सा बहुत टाइम लग जाता और बहुत लंबा वीडियो हो जाता, आपको बोर लगता है, इसलिए मैंने इसको दोनों तरफ से यानी प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से बनाया। अब बात करते हैं बास्केटबॉल में जो बाल की साइज के हिसाब से उसका वजन, तो इसमें देखिए कई साइज रखा गया, 6, 7, 6, 5, 4 साइज रखा गया है। तो ये देखिए जो मेंस कंपटीशंस बॉल साइज 7 का, हम 7 का हम बात करते हैं, 7 नंबर, ये 7 नंबर जैसे मान लीजिए 7 नंबर का ये बाल हो तो उसका जो सरकमफ्रेंस है वो 750 से 770 mm उसका सरकमफ्रेंस होता है। उसकी जो आपकी बात करते हैं वो 580 से 620 ग्राम, 580 से 620 ग्राम, औंस की बात करें तो 22 औंस, यानी 580 से 620 ग्राम ये 7 नंबर बॉल का वजन और इसकी जो परिधि होती है वो 750 से 770 mm के बीच होती है। अब वुमेन्स जो है कंपटीशन बॉल साइज 6 नंबर की बॉल जो है उसका सरकमफ्रेंस क्या होता है 715 से 730 mm होता है, एंड जो वेट उसका होता है वो 510 से आपका 550 ग्राम होता है। अरे यार डिस्टर्ब कर दिया। कहाँ टच हुआ है भाई? थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत आ गई थी चूँकि, तो बात करते हैं फिर से। यहाँ पे जो मेंस बास्केटबॉल साइज 5 का 7 और 6 और 5, इसका अगर हम सरकमफ्रेंस की बात करते हैं तो 685 से 700 mm, और इसका वेट अगर बात करते हैं तो 665 से 495 ग्राम का होता है। हालांकि अक्सर ये 7 नंबर को ही पूछता है, लेकिन अगर कहीं फंसाने के लिए पूछता है तो उसकी भी जानकारी रखें। और लाइट वेट जो मिनी बास्केटबॉल साइज 5 नंबर का होता है उसका सरकमफ्रेंस 685 से 700 mm होता है, एंड इसका वजन 360 से 390 ग्राम। तो ये कैटेगरी है बास्केटबॉल के साइज के वजन और उसका जो परिधि त्रिज्या, जिसको भी हमने यहाँ पे एक तरह से यानी 7 नंबर 750 ग्राम से 770 और 715 से 730, और यहाँ पे 5 नंबर 685 से 700 और यह मीन्स 685 से 700 ग्राम। ये है सारा जो डिटेल वहाँ पे था वो ये यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से आ गया। यहाँ पे बात करते हैं हवा का दाब जो
फीबा के नियम के अनुसार जो बास्केटबॉल है उसमें हवा का दाब कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा, गेंद में हवा का दाब मापने के लिए अगर गेंद को 6 फीट की ऊंचाई से अगर आप बॉल को छोड़ते हैं तो उसका उछाल अगर 49 इंच से लेकर 54 इंच के बीच होता है। अगर कोई बॉल फेंकते हैं और नीचे खींचता है और 49 से 54 इंच तक अगर उछाल मारता है तो ये समझ लीजिए कि ये जो बास्केटबॉल का जो बॉल है वो नियम के अनुसार है। ये बास्केटबॉल जो है वो नियम के अनुसार। ये पूछ सकता है कि कितनी ऊंचाई तक उसकी उछाल होनी चाहिए। अगर वो 6 फीट के बीच से छोड़ा जाए तो ऑब्जेक्टिव बना सकता है, तो 49 से 54 इंच के बीच उसका उछाल होना अगर होता है तो बास्केटबॉल जो है वो रूल और नियम के अनुसार वो सही है। बात करते हैं खिलाड़ी, जो प्लेयर्स होते हैं उसके जर्सी का जो नंबर आगे और पीछे उसकी साइज़ क्या होती है, उसकी नंबरिंग कैसे की जाती है, तो इसकी बात करते हैं। यहाँ देखते हैं प्रत्येक खिलाड़ी में 12 खिलाड़ियों की टीम होती है, जिसमें 5 खिलाड़ी होते हैं और 7 सब्स्टिट्यूट्स खिलाड़ी होते हैं, और टोटल टीम की जो संख्या होती है वो 12 खिलाड़ी है। यानी 12 खिलाड़ियों का वो टीम होता है जिसमें 5 खेलता है, 7 एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं। और खिलाड़ियों की जो जर्सी होती है उसकी जो अंकन होता है वो 1 से 99 अंक के बीच ही जर्सी पे नंबर होने चाहिए। 1 से 99, 101 नहीं, 1 से 99 अंक के बीच यह मानक है फीबा के अनुसार। और इसके खिलाड़ियों के जर्सी का नंबर जो पीछे, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे की जो साइज, जो लिखने की जो साइज होती है वो 20 सेंटीमीटर लंबा तथा 10 सेंटीमीटर वो मोटा। यानी क्वेश्चन 20 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर यह मोटा होना चाहिए पीछे का। और आगे की बात करते हैं तो 10 सेंटीमीटर लंबा और 10 × 2 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर लंबा, यहाँ पे देखिएगा आगे की बात करते हैं, और 2 सेंटीमीटर मोटा। तो जर्सी पे नंबर 1 से 99 तक, और पीछे की साइज अलग होती है और आगे की साइज अलग होती है, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको दिया समझाने के लिए। बात करते हैं, हालांकि लंबा है वीडियो, और मेरे चैनल पे नए हो तो मैं चाहूँगा कि एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमें भी ऊर्जा मिल सके। यहाँ पे बात करते हैं 5 खिलाड़ियों का जो पॉइंट्स, जो ये ग्राउंड्स है, और स्मॉल जो फॉरवर्ड है 3 नंबर का, जे शूटिंग जो गार्ड है, और यहाँ पे पावर जो फॉरवर्ड है, और यहाँ पे सेंटर, ये 500 प्लेयर का यहाँ पे एक स्टेशन, उनका जो जगह का नाम है। इस तरह से मेंस में पूछ देता है कि बास्केटबॉल के प्लेयर का आप सही जगह आप बताइए। कौन सा प्लेयर 1 नंबर वाले को क्या बोलते हैं, 2 नंबर को क्या बोलते हैं, 3 नंबर को क्या बोलते हैं, 4 नंबर और 5 नंबर को क्या बोलते हैं। तो इस तरह से अब बात करते हैं मैच टाई होने पर। अगर मैच टाई हो जाता है, जैसे बराबर अंक हो जाता है, तो उसमें क्या करते हैं। अगर मैच टाई होता है तो 2 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, और पुनः 5 मिनट का, यानी कह सकते देखिए पुनः 5 मिनट का अतिरिक्त समय एक्स्ट्रा टाइम का खेल होता है। अगर मैच फिर भी टाई हो जाती है, फिर भी दोनों अंक बराबर होते हैं, तो पुनः 2 मिनट का आपको रेस्ट दिया जाता है, और पुनः 5 मिनट का एक अतिरिक्त समय का खेल होता है। यह तब तक क्रम चलता रहता है जब तक विजेता कोई टीम उसमें से नहीं हो जाती है। यानी ये अंक जिसका अधिक हो जाएगा फिर वो मैच वहीं समाप्त हो जाएगा। तो कभी पूछता है कि एक्स्ट्रा टाइम में ब्रेक कितने मिनट का होता है, तो 2 मिनट का होता है। एक्स्ट्रा टाइम कितने का होता है, तो 5 मिनट का है। कब तक चलता रहता है, तब तक जब तक विजेता घोषित ना हो जाए। बात करते हैं नेक्स्ट, तकनीकी उपकरण, यानी इसमें जो टेक्निकल उपकरण होता है उसमें कौन कौन से। स्टॉप वॉच तथा गेम्स क्लॉक्स, 24 सेकेंड का एक यंत्र होता है, वो स्पेशल 24 सेकेंड का एक यंत्र होता है। स्कोर बोर्ड, स्कोर शीट, और खिलाड़ियों के फाउल को दर्शाने वाला बोर्ड। ये देखिएगा, ये बड़ा मार्के का है।
खिलाड़ियों को दर्शाने वाला और टीम को दर्शाने वाला, दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे खिलाड़ियों को फाउल को दर्शाने वाला 1 से 5 नंबर तक होते हैं। 1 से 5 नंबर तक खिलाड़ियों को फाउल, क्योंकि 5 फाउल अधिकतम होता है जिसमें हम कह सकते हैं 20 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला बोर्ड, फाउल वाला बोर्ड। किसके लिए? खिलाड़ी के लिए। भाई इसमें 5 खिलाड़ी हैं तो कोई भी खिलाड़ी फाउल कर सकता है, तो उन खिलाड़ियों को फाउल दर्शाने वाला एक बोर्ड होता है जिसमें 1 से 5 अंक नंबर तक होता है, जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर की होती है। लेकिन यहाँ पे टीम की बात है, यहाँ पे खिलाड़ी की बात है। टीम के फाउल को दर्शाने के लिए जिसकी बोर्ड 35 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, अगर पूछता है तो वही हम मिस कर जाते हैं। ये देखिएगा, ये खिलाड़ियों को दर्शाने वाला बोर्ड और टीम को दर्शाने वाला बोर्ड, यहाँ पे फाउल को दर्शाने का यानी 35 गुणे 20 सेंटीमीटर का होता है टीम को फाउल दर्शाने वाला बोर्ड, और खिलाड़ी को दर्शाने वाला 1 से 5 नंबर तक होता है और जिसकी चौड़ाई 20 से 10 होती है। तो यहाँ बात करते हैं और आगे स्कोरर। अंकों की गणना कैसे की जाती है? अंकों की गणना, फ्री थ्रो बास्केटबॉल करने पर 1 अंक। फ्री थ्रो जो हमने बताया था, ये आपको बताया था, और यहाँ से अगर यहाँ पे जो है, यहाँ से अगर बास्केट करते हैं तो फ्री थ्रो बास्केट के लिए आपको 1 अंक मिलता है, और 3 पॉइंट एरिया से बास्केट करने पर आपको 3 अंक, और 3 पॉइंट क्षेत्र के अंदर से बास्केट करने पे आपको 2 अंक मिलते हैं। आइए देखते हैं इसका पिक है कि नहीं है, तो यहाँ हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका ये सेंटर लाइन है, ये आपका ये हो गया, और ये आपका ये हो गया, ये, और ये आपका ये हो गया। तो यहाँ से, और ये आपका मान लीजिए बोर्ड हो गया, और ये आपका नेट हो गया। यहाँ से अगर बास्केट करता है तो उसे कितना मिलता है? 1 अंक, क्योंकि फ्री जोन एरिया है। और यहाँ से कहीं से अगर बास्केट करता है तो इसे 3 अंक बोलते हैं। 3 पॉइंट एरिया, ये जो है आपका, ये 3 पॉइंट एरिया है, ये 3 पॉइंट एरिया पूरा। तो 3 यहाँ से बाल करता है तो 3 पॉइंट, लेकिन अगर ये वाला जो सर्कल के अंदर से करता है और रिस्ट्रिकेटेड से बाहर से करता है तो इसे 2 अंक दिया जाता है। इसीलिए 3 पॉइंट क्षेत्र के अंदर से बास्केट करने पर 2 अंक, उसके बाहर से 3 अंक, और फ्री थ्रो के लिए आपको 1 अंक दिए जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा स्कोर बोर्ड की गणना कैसे की जाती है। बात करते हैं टाइम आउट कितना लिया जा सकता है, कौन लेता है? तो फर्स्ट हाफ में, यानी 10 मिनट के बीच 2 मिनट का इंटरवल, 10 मिनट, तो प्रत्येक टीम को 2 टाइम आउट मिलता है। यानी फर्स्ट हाफ में एक टीम को 2 टाइम आउट मिलता है, लेकिन सेकेंड हाफ 10 गुणे 10 यानी 2 मिनट का इंटरवल, 10 मिनट का खेल, तो 3 टाइम आउट। हमने बताया टाइम आउट 5 लिए जा सकते हैं, 2 फर्स्ट हाफ में और 3 सेकेंड हाफ में। बात करते हैं, अगर मैच टाई हो जाए तो 5 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम में टाइम आउट 1 मिनट का प्रत्येक टीम को दिया जाएगा। अभी भी बताते हैं टाइम आउट का जो समय होता है 1 मिनट होता है, यानी एक प्लेयर्स जो होता है वो कितने मिनट का टाइम आउट्स ले सकता है? तो 1 मिनट, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर मैच टाई हो जाए, बराबर हो जाए, तो एक्स्ट्रा टाइम जो 5 मिनट का दिया जाता है उसमें बात करते हैं एक टाइम आउट जो होता है 1 मिनट का प्रत्येक टीम को दिया जाता है। यानी एक ही टाइम 5 मिनट का जो मैच होता है तो दोनों टीम को 1 टाइम आउट 1 मिनट का दिया जाता है। यह टाइम आउट फ्री थ्रो दौरान या बाद में नहीं दिया जाता है, यह किसी भी जो फाउल के पश्चात बाल बाहर जाने के पश्चात ही टाउन दिया जाता है। अगर चौथे क्वार्टर में सिर्फ 2 मिनट का समय बचा है तो टाइम आउट नहीं दिया जाता है।
ध्यान रखिएगा। चौथे क्वार्टर में अगर 2 मिनट का शेष खेल बचा हो तो टाइम आउट दिया नहीं जाएगा। ये जहाँ से बॉल बाहर जाने के पश्चात ही आप टाइम आउट ले सकते हैं, और यहाँ 2 मिनट बचता है तो उसके बाद टाइम आउट आपको दिया नहीं जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो है, थोड़ा सा आप समय देंगे, बहुत सारा मैटर मैं आपको लेके आऊँ। ऑपरेशन बास्केटबॉल, इसमें कुछ फूटना नहीं है, एक बार आप देखेंगे बस काम खत्म आपका। फीबा के नियमों के अनुसार प्रत्येक टीम को पहले या फर्स्ट हाफ में कितने टाइम दिए जाते हैं, तो हमने आपको ऑब्जेक्टिव में बता दिया, तो स्वाभाविक है 2 टाइम आउट दिए जाते हैं। और तीसरे और चौथे क्वार्टर में टीम को कितने, तो 3 टाइम आउट दिया। टाइम आउट का जो समय होता है वो 1 मिनट का होता है। यहाँ 4-5 क्वेश्चन बन गए। यहाँ पे डिटेल प्री और मेंस के दृष्टिकोण से दोनों एग्जाम की तैयारी कराऊँ। टाइम आउट कब नहीं लिया जा सकता है, ये देखिए प्रश्न ऑब्जेक्टिव भी बना दिया जिससे कि आपको दिक्कत न हो। टाइम आउट कब नहीं लिया जा सकता है, ऑप्शन ए, बॉल जीवित यानी लाइव बॉल होने पर। बॉल अगर जिंदा है, खेल चल रहा है, तो उस दौरान आप टाइम आउट नहीं ले सकते। बॉल मर जाता है, डेड हो जाता है, उसी दौरान आप टाइम आउट ले सकते हैं। टाइम आउट केवल डेड बॉल स्थिति में ही लिया जा सकता है, यानी जब खेल रुका हुआ हो। लाइव बॉल स्थिति जब खेल चल रहा हो में टाइम आउट नहीं दिया जा सकता है, यानी लाइव चल रहा हो तो आप टाइम आउट नहीं ले सकते। रुका हुआ खेल तो टाइम आउट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। ओवर टाइम अवधि में प्रत्येक टीम को कितने टाइम आउट दिए जाते हैं, तो मैंने बताया था ये कहीं टाइम जो 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है जब मैच बराबर हो जाता है टाई की स्थिति में, तो एक टाइम आपको दिया जाता है, वो भी 1 मिनट का। नेक्स्ट चलते हैं। स्थानापन्न सब्स्टिट्यूशन, रोलिंग सब्स्टिट्यूशन, यानी जो स्थानापन्न होता है वो रोलिंग सिस्टम्स के द्वारा होता है। कितने भी खिलाड़ी बदले जा सकते हैं, और एक खिलाड़ी कई बार, जैसे पूछता है कि आपको मैं बताऊं कि फुटबॉल में तो 3 प्लेयर को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। वही हॉकी में पूछता है तो हॉकी में चाहे जितना भी खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जितनी बार चाहे कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है टाइम समय के अंदर। इसमें क्या होता है, इसमें भी चाहे जितनी खिलाड़ी आप क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा 7 प्लेयर्स होते हैं उन 7 में से कितने भी आप प्लेयर्स सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी 20 सेकेंड से अधिक समय नहीं लगना चाहिए, यानी सब्स्टिट्यूट करने समय जो खिलाड़ी का वो 20 सेकेंड, टाइम आउट 1 मिनट और सब्स्टिट्यूशन का होता है 20 सेकेंड। तो एक समय में 1 से अधिक खिलाड़ी बदले जा सकते हैं। खिलाड़ी तभी बदला जा सकता है जब खेल रुका हो। खिलाड़ी तभी बदला जा सकता है जब खेल रुका हो, अन्यथा की स्थिति में खिलाड़ी हम बदल नहीं सकते। यह स्थानापन्न की ये रूल है। ये बात करते हैं जंप बॉल। इसकी जो शुरुआत होती है जंप बॉल से होती है, आप जानते हैं। यहाँ पे देखते हैं मैच की शुरुआत पहले क्वार्टर में, यानी जब स्टार्टिंग होता है तो पहले क्वार्टर में जंप बॉल से होता है। ये ध्यान रखिएगा कि पहले क्वार्टर में बास्केटबॉल की शुरुआत कैसे होती है, तो जंप बॉल से होती है। कैसे होती है, जंप बॉल से होती है। अन्य सभी क्वार्टरों में मैच थ्रो इन से शुरू होता है। अन्य सभी क्वार्टरों में मैच थ्रो इन से शुरू होता है। थ्रो इन जो 8.325 मीटर इन लाइन से, जो एक मार्किंग 15 सेंटीमीटर की होती है, वहीं से हो सकती है। अब यहाँ पे जो शुरू होता है क्या होता है, जंप बॉल से शुरू क्या होता है, ये दोनों अपोजिट यानी दोनों टीम की जो ये आपकी जो त्रिज्या होती है 1.80 मीटर का, जो 3.60 का व्यास होता है, तो ये अपने प्लेयर अपने एरिया में रहता है, ये अपने, और यहाँ पे रेफरी रहता है, उछालता है, और यहीं से, और बाकी जो खिलाड़ी होते हैं इस सर्कल के बाहर होते हैं। देखिए दोनों टीम के सर्कल के बाहर होते हैं, और यहीं से जंप बॉल की शुरुआत होती है। बात करते हैं कैसे मैच की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं जंप बॉल के दौरान 2 प्रतिद्वंदी खिलाड़ी केंद्र वृत्त और सेंटर लाइन के पास अपने पैर अपने ही हाफ में रखते हैं। यानी हमने बताया कि ये जो दोनों खिलाड़ी आप देख रहे हैं, ये अपने ही सेंट्रल हाफ में लोग खड़े रहते हैं जब जंप बॉल होती है, अब बाकी अन्य जो सर्कल के बाहर खड़े रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अन्य खिलाड़ी अपने हाफ में केंद्र वृत्त के बाहर होते हैं। क्रू चीफ
गेंद को ऊपर उछालता है, क्रू चीफ। अब क्रू चीफ क्या होता है? क्रू चीफ का मतलब होता है खेल के अधिकारियों में से जो सबसे वरिष्ठ रेफरी या मुख्य अधिकारी होता है, उसको बोलते हैं क्रू चीफ। वही बाल को जंप करता है और फिर खेल शुरू होता है। ये पूछता है क्रू चीफ, क्रू चीफ। तो ये चीज़ें हैं। अब किस तरह से एग्जाम में पूछता है, थोड़ा सा वो हम वहाँ पे रखते हैं। खेल के दौरान जिस खिलाड़ी के हाथ में बाल हो या वह खिलाड़ी जो बास्केट करने की ओर बढ़ रहा हो, उस खिलाड़ी को शरीर को छूकर रोका नहीं जा सकता है। यानी किसी के हाथ में बाल हो और मतलब बास्केट करने की तरफ बढ़ रहा हो तो उसे रोका नहीं जा सकता, या उससे जबरदस्ती गेंद छीनी नहीं जा सकती है, जानबूझकर के फाउल नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने पर विपरीत टीम को फ्री थ्रो मिलता है, फ्री थ्रो मिलता है। और फ्री थ्रो मिलने पे गोल की संभावनाएं ज़्यादा बन जाती है, मतलब बास्केट की संभावनाएं ज़्यादा बन जाती है। तो ऐसा न करें। नेक्स्ट मैं बताऊं कि मैं आपको कोच की ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूं, मैं टीम मतलब टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड या बीपीएससी या राजस्थान पीटीआई से रिलेटेड मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ। जैसे हो सकता है ऐसा नहीं, कोच अलग मतलब उसकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है और 1 घंटे के वीडियो में आप कोच नहीं बन सकते हैं। बात करते हैं 3 सेकेंड रूल्स। 3 सेकेंड्स रूल्स क्या होता है? एक खिलाड़ी विपरीत टीम के प्रतिद्वंदी क्षेत्र में जो रिस्ट्रिकेटेड जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है वो 3 सेकेंड से अधिक बाल अपने पास नहीं रख सकता। कहने का मतलब है इस टीम का खिलाड़ी अगर इस टीम यहाँ रिस्ट्रिकेटेड एरिया में अगर प्रतिबंधित क्षेत्र में अगर आ जाता है, बाल उसके पास है, तो बाल वो 3 सेकंड से अधिक समय तक अपने पास नहीं रख सकता। अगर रखता है तो फाउल, अगर रखता है तो फाउल। नेक्स्ट चलते हैं 5 सेकेंड रूल्स। थ्रो इन या फ्री थ्रो लेने के दौरान एम्पायर की सीटी बजने के 5 सेकेंड में थ्रो इन फ्री थ्रो गेंद छोड़नी होती है। बात करते हैं 5 सेकेंड। जो थ्रो इन अगर यहाँ से थ्रो इन की बात होती है, यहाँ बात करते हैं फ्री थ्रो, यहाँ से फ्री थ्रो की बात होती है, तो इनमें क्या 5 सेकेंड, यानी रेफरी की सीटी थ्रो इन भी करना हो तो 5 सेकेंड के अंदर सीटी बजी और 5 सेकेंड का थ्रो इन कर देना। फ्री थ्रो करना है तो सीटी बजी 5 सेकेंड के अंदर आपको फ्री यहाँ से फ्री थ्रो बास्केट के लिए कर देना। गोल बास्केट हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको बाल को अपने हाथ से छोड़ ही देना है। फ्री मतलब गेंद को छोड़ना ही है, आप होल्ड नहीं कर सकते हैं। थ्रो इन में और फ्री थ्रो में 5 सेकेंड, सीटी बजने के 5 सेकेंड के अंदर आपको बाल को छोड़ देना है। बात करते हैं 8 सेकेंड। जिस टीम के खिलाड़ी के नियंत्रण में गेंद अपने कोर्ट में हो, उसको व उसकी टीम को 8 सेकेंड के अंदर विपरीत टीम के कोर्ट में बाल को प्रवेश करना हो। इस टीम के पास अगर बाल हो या इस टीम के पास बाल हो तो 8 सेकेंड के अंदर, अगर इस टीम के पास बाल हो तो 8 सेकेंड के अंदर इस कोर्ट में पहुंचाना है। इस टीम के पास बाल हो तो 8 सेकेंड के पहले इसमें कोर्ट को भेजा देना है। 1 मिनट, क्लियर हो गए होंगे। इस टीम के पास हो तो 8 सेकेंड के अंदर इस टीम में, अगर इस टीम के पास बाल हो तो 8 सेकेंड के अंदर इस टीम में। इसी को कहते हैं 8 सेकेंड्स रूल्स। अब बात करते हैं यहाँ पे 24 सेकेंड। जिस टीम के नियंत्रण में बाल होती है उसे 24 सेकेंड के अंदर, अगर इस टीम के नियंत्रण में बाल है तो 24 सेकेंड के अंदर विपरीत कोर्ट में बास्केट करने के लिए, अंक लेने के लिए प्रयास करना ही होगा। 24 सेकेंड के अंदर इसमें प्रयास करना ही होगा, बास्केट हो या
ना हो, उसकी कोई वो नहीं है। तो 8 सेकेंड में मतलब 8 सेकेंड में इसमें आना चाहिए, यहाँ है तो यहाँ आना चाहिए, और 24 सेकेंड में बास्केट इसके पास है तो इसके बास्केट में, यानी 24 सेकेंड में आपको अंक प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास करना है, अंक मिले या न मिले, उसी को कहते हैं 24 सेकेंड्स का रूल्स। बात करते हैं आगे 14 सेकेंड रूल्स। जिस टीम के नियंत्रण में बॉल होता है उसे 24 सेकेंड के अंदर 14 सेकेंड के अंदर विपरीत टीम के कोर्ट में जाकर बास्केट के अंक लेने का प्रयास नहीं, सही 24 सेकेंड करने का प्रयास करना होता है। अगर गेंद रिंग गया, देखिएगा 14 24 एक कई भाई हैं, 14 और 24 ये कई भाई हैं। यहाँ पे देखते हैं, मैंने बताया 14 सेकंड का था। जिस टीम के नियंत्रण में बॉल होता है उसे 24 सेकंड के अंदर विपरीत कोर्ट में अंक लेने के लिए उसे बास्केट में बॉल करना है, बास्केट हो या न हो। लेकिन 14 की बात क्या होती है, अगर हमने बास्केट किया और रिंग से टच होकर के क्या हो गया, बाहर वापस आ जाए, नीचे गिर जाए, तो 14 सेकंड का और पुनः समय मिलता है कि आप बास्केट कर लीजिए। 24 सेकंड के अंदर आपको बास्केट करने के लिए प्रयास करना है, अंक मिले या न मिले उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको टच होकर के बॉल गिर जाता है, अगर आप में है वो बॉल आपके पास आ गया, तो 14 सेकंड का और एक समय दिया जाता है कि आप बास्केट आप कर लीजिए। 14, इसी को होते हैं 14 सेकंड रूल्स। वो 24 के साथ 14 लगा हुआ है, 24 के साथ 14 लगा हुआ है, 24 के साथ 14 लगा हुआ है, क्योंकि आपको एक और अवसर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है थ्रो इन लाइन। थ्रो इन लाइन स्कोरर जो स्कोर टेबल के विपरीत, देखिए ये स्कोर टेबल है, ये दोनों स्कोर टेबल है। जो मिड लाइन से 5 मीटर इधर और 5 मीटर इधर जो टीम जो ब्रेंच लगा होता है, स्कोर टेबल लगा होता है, वो ये बात कर रहा है कि थ्रो इन लाइन, ये इन लाइन से ये वाइट देख रहे हैं, वाइट ये वाइट, ये 8.325 मीटर इंड लाइन से 8.325 मीटर में एक 15 सेंटीमीटर का एक लाइन जो साइड लाइन से बढ़ा होता है, इसके अपोजिट होता है। 15 सेंटीमीटर के मार्क बाहर की तरफ लगाए जाते हैं, वहीं से थ्रो इन किया जाता है। थ्रो इन किया जाता है, और थ्रो इन में मैंने बताया कि 5 सेकेंड के अंदर थ्रो इन कर देना है रेफरी के व्हिसिल बजने के बाद। फ्री थ्रो भी 5 सेकेंड के अंदर आपको कर देना है। फ्री थ्रो का संबंध 5 सेकेंड से है, 5 सेकेंड से जान लीजिए। थ्रो इन लाइन के समय अंपायर 4 मीटर की दूरी पर रहता है और अन्य प्रतिबंधी खिलाड़ी 1 मीटर की दूरी होते हैं। थ्रो इन लाइन, थ्रो इन लाइन, ये थ्रो इन लाइन से अंपायर 4 मीटर की दूरी पे होता है और अन्य जो है वो 1 मीटर की दूरी पे होते हैं। देखिए जो प्रतिबंधित खिलाड़ी वो 1 मीटर की दूरी पर रहते हैं और ये अंपायर जो होता है 4 मीटर की। ऑब्जेक्टिव में 4 मीटर 1 मीटर और थ्रो इन लाइन का रिलेशन बनाते हुए प्रश्न पूछ सकता है। तो मेरे मित्र, मेरे भाई, कहीं आप किसी तरह से आप मतलब फंसे ना, ये मेरा मतलब प्रयास है। व्यक्तिगत फाउल क्या होता है? धक्का देना, अपनी तरफ खींचना, ऊपर चढ़ना, जबरदस्ती बॉल छीनना, पकड़ना, कोहनी मारना, आक्रामक खिलाड़ी जो बास्केटबॉल को ले जा रहा है उसका साथी खिलाड़ी रक्षात्मक को रोकता है, या इसे इलीगल स्किन कहेंगे। तो इस तरह से अगर होता है तो यह व्यक्तिगत फाउल के अंतर्गत आता है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको मिल जाएगा। तकनीकी फाउल क्या होता है, थोड़ा सा इसमें ये कुछ चीज़ें हैं आपको बताते हैं। गाली देना टेक्निकल फाउल के अंतर्गत, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को गाली देता है तो टेक्निकल। गलत व्यवहार करना ये भी टेक्निकल। आंख के आगे हाथ लहराना भी देखिए आप, भी पाकिस्तान और आपने देखा होगा
भारत के बीच कुछ इस तरह का दृश्य आया था। कोहनियों को अधिक लहराना, रिंग पर लटकना, रिंग पे लटकना, बिना मतलब का रिंग पे लटकना, बाकी कोई मतलब नहीं हो लटकने का। ऑफिशियल का अनादर करना और ऑफिशियल से गलत तरीके से बात करना, ये सब टेक्निकल फाउल के अंतर्गत आता है और टेक्निकल फाउल के अंतर्गत आपको फ्री थ्रो भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट, कुल मिलाकर के 5 फाउल होने पर भी मैदान से बाहर जाना पड़ सकता है। अगर एक व्यक्ति के द्वारा 5 फाउल होता है तो उसे टीम से बाहर यानी कोर्ट से बाहर आपको किया जा सकता है और 30 सेकेंड के अंदर ही अतिरिक्त खिलाड़ी किसी एक को अंदर आना पड़ता है। देखिएगा यहाँ पे अगर 5 फाउल कोई प्लेयर्स करता है तो उसे निकाल दिया जाएगा और 30 सेकेंड के अंदर उसे एंट्री कर दिया जाएगा और टाइम आउट में 20 सेकंड का टाइम दिया गया। तो टाइमिंग हमें नहीं कर रहे हैं, क्या पूछ दे क्या पता भाई, इसलिए सब कुछ क्लियर समझो। नेक्स्ट, जो वायलेशन होता है इसके अंतर्गत नियमों का उल्लंघन आते हैं, जैसे ट्रैवलिंग, डबल डिबल, 3 सेकेंड रूल्स, 14 सेकेंड नियम, हम कह सकते हैं ग्लेटिंग एंड इंटरफेस एजुकेशन, जो फन लर्निंग। वायलेशन होने पर विपरीत टीम के खिलाड़ी को थ्रो इनसाइड लाइन से दिया जाता है जिसके पास से अतिक्रमण हुआ हो, जिससे अतिक्रमण हुआ है उसी के साइड से थ्रो इन दिया जाता है। देखिएगा भाई, इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी हमारी दिक्कतें हैं, भावनाओं को समझिएगा, हमारे इंग्लिश पे मत जाइएगा कि सर को बोलने नहीं आता है, ये चीज़ें हैं। भारत में बास्केट की सर्वोच्च राष्ट्रीय प्रतियोगिता से संबंधित ट्रॉफी कौन सी? भारत में सर्वोच्च इसमें पूछता है तो चंपकलाल जैन ट्रॉफी। अगर पूछ दिया चंपकलाल जैन ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है तो बास्केटबॉल से है, चंपकलाल जैन ट्रॉफी। तो बात करते हैं इसमें, विश्व स्तर पर आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट में कौन सी ट्रॉफी प्रसिद्ध है? तो लैरी ओब्रायन ट्रॉफी, जो विश्व स्तर पे प्रसिद्ध है, जो बास्केटबॉल के क्षेत्र में कौन सी प्रसिद्ध ट्रॉफी है तो लैरी ओब्रायन ट्रॉफी। समझ में आ गया हो गया। हालांकि NBA अमेरिका पेशेवर लीग यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध बास्केट लीग है। यह ट्रॉफी बास्केटबॉल के सबसे प्रसिद्ध पुरस्कारों में से एक है। यह ट्रॉफी 1776-77 के सीजन में दी जा रही थी और इसका नाम NBA कमिश्नर लैरी ओब्रायन के नाम पर रखा गया था। कमिश्नर जो लैरी ओब्रायन के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट चलते हैं, फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप का विजेता को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? फीफा जो वर्ल्ड कप होता है तो उसमें नाइस्मिथ ट्रॉफी आपने देखा होगा। डॉक्टर जे नाइस्मिथ ने बास्केटबॉल के आविष्कारक है, उन्हीं के नाम पे जे नाइस्मिथ ट्रॉफी दिया जाता है। और कोपा, इसमें कोपा की बात करिए, फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है, अमेरिका का कप है ये कोपा। और सर थॉमस आप जानते सकते बैडमिंटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टीम प्रतियोगिता स्टैनली कप, यह उत्तरी अमेरिका में पेशेवर आइस हॉकी जीत के लिए दी जाने वाली ट्रॉफी है। बात करते हैं और बहुत कुछ बचा नहीं है। नेक्स्ट, भारत में बास्केटबॉल फेडरेशन कप का आयोजन कौन करता है? भारत में बास्केटबॉल कप का आयोजन कौन करता है तो भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के द्वारा किया जाता है। काफ़ी समय हो गया है, अब बात करते हैं, यदि टीम टाइम आउट समाप्त हो जाने के बाद फिर से टाइम आउट मांगती है तो क्या परिणाम होगा? ऑप्शन सी सही है, तकनीकी फाउल दिया जाएगा। भाई टाइम खत्म हो गया, उसके बाद टाइम आउट मांगते हैं, कहाँ से दिया जाएगा आपको? तकनीकी फाउल माना जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, बास्केटबॉल से संबंधित कुछ ट्रॉफियाँ। BC गुप्ता ट्रॉफी बास्केट, SM अर्जुन राजा ट्रॉफी बास्केटबॉल से, बैंगलोर ब्लूज चैलेंज कप बास्केटबॉल से, अखिल भारतीय रामू मेमोरियल ट्रॉफी, विलियम जोन्स ट्रॉफी। बास्केटबॉल खिलाड़ी को तकनीकी रूप से केजर्स कहा जाता है, ये जान लीजिए। तकनीकी रूप से इसको बास्केटबॉल के खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? केजर्स।
ये पूछ देगा तो काफ़ी लोग मिस कर जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे बताया केजर्स कहा जाता है, तकनीकी रूप से उसको केजर्स कहा जा सकता है। बास्केटबॉल में डंक शॉट किसे कहा जाता है? डंक शॉट तो जब खिलाड़ी उछलकर गेंद को टोकरी में डालता है, देखिएगा, इसी को कहते हैं डंक शॉट। इसी को तो ऑप्शन आपका सी सही, इसी को कहते हैं डंक शॉट। नेक्स्ट चलते हैं, बास्केटबॉल में ले अप का तात्पर्य क्या है? ले अप का तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन सी सही है, दौड़ते हुए निकट से टोकरी में गेंद डालना, ऑप्शन सी सही है। ये देखिए गेंद डालने का प्रयास कर रहे हैं, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, बास्केटबॉल में रिबाउंड, रिबाउंड शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? रिबाउंड शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ देखिएगा, रिबाउंड बात आती है यहाँ जब गेंद टोकरी या बोर्ड से टकरा कर वापस आ जाती है, इसी को रिबाउंड कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर। डालने का प्रयास तो किया है, टकरा करके वापस आ जाए, इसी को रिबाउंड कहते हैं। और फ्री थ्रो से बास्केट करने पे 1 अंक, फ्री थ्रो पॉइंट के बाहर से 3 अंक और 3 पॉइंट के अंदर से आपको 2 अंक। हमने इसका भी जिक्र किया था इसके पहले, तो आप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखते हैं, बास्केटबॉल में जंप बॉल का प्रयोग कब होता है? जंप बॉल का प्रयोग यहाँ है, जंप बॉल जब खेल शुरू होता है या दोनों टीमों में झगड़ा हो जाता है। खेल शुरू होने की स्थिति में या दोनों टीम के झगड़ा होने की स्थिति में खेल को जंप बॉल से शुरू किया जाता है। और बास्केटबॉल में 8 नियम होते हैं। पूछता बास्केटबॉल में कितने नियम होते हैं? तो 8 नियम होते हैं। हालांकि इसके पहले में भी मैं बताया था, विलियम टाड मेमोरियल ट्रॉफी राष्ट्रीय पुरुष जो किस खेल से संबंधित है? तो स्वाभाविक है कि बास्केटबॉल से संबंधित है। प्रिंस वसालत झां ट्रॉफी राष्ट्रीय महिला बास्केटबॉल, सर्विसेज ट्रॉफी बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल के इंडोर कोर्ट के छत की ऊंचाई हमने बताया था 7 मीटर की होती है। नेक्स्ट चलते हैं, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी कुछ सेल्टी ग्रेड से रिलेटेड जो पूछे गए प्रश्न है उसका हम संग्रह लेके आएंगे। आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, और ठीक, ओके।